प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम भाषा की सामाजिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि किस प्रकार समाज में रहते हुए हम भाषा सीखते हैं और समाज में ही भाषा का अस्तित्व है। हम एक दूसरे से अपने विचारों को साझा करने के लिए, दूसरे के विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा भी तभी विकसित होती है तब वह एक समाज में होती है। समाज के बगैर भाषा का अस्तित्व नहीं है और समाज में रहकर ही हम भाषा सीख पाते हैं। भाषा एक अनुकरणीय है, अनुकरण के द्वारा ही हम भाषा को सीख सकते हैं। भाषा अनुकरणीय होती है अर्थात हम अपने से बड़ों की नकल करके भाषा को सीख जाते हैं। भाषा अनुकरण करके सीखी जाती है। हम अपनी माता का, बड़े भाई बहनों का अनुकरण करके ही भाषा को सीख पाते हैं। यह स्वतः कभी नहीं आती, अर्थात अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, हम अपने से बड़ों का अनुकरण नहीं करेंगे तो यह नहीं आएगी। अनुकरण मानव के मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति, अर्थात हम स्वाभाविक रूप से अनुकरण करके भाषा को सीख जाते हैं। मानव बाल्यकाल से युवावस्था तक बोलचाल एवं वेशभूषा में एक दूसरे का अनुकरण करता है। अनुकरण की यह प्रवृत्ति बाल्यकाल में सबसे अधिक होती है, अर्थात जब हम छोटे होते हैं तो अनुकरण बहुत ज़्यादा करते हैं और इसलिए जल्दी सीखते हैं। बच्चा अपने से बड़ों या समान आयु वालों के बोले जाने वाले शब्दों का अनुकरण करता हुआ सीखता है और बोलने लग जाता है। इस प्रकार अनुकरण द्वारा ही मानव भाषा की शिक्षा प्राप्त करता है, अर्थात एक दूसरे को बोलता हुआ सुन करके ही वह भाषा बोलना सीख जाता है। जैसे दूध की एक एक बूंद से बच्चे का शरीर विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से एक एक शब्द को सीख करके हम अपनी भाषा को विकसित कर लेते हैं। वैसे ही माता पिता आदि के द्वारा प्रयुक्त भाषा के श्रवण यानी कि सुनना और अनुकरण से बच्चा बौद्धिक विकास प्राप्त करता है। जैसे ही बच्चे का भाषिक विकास होता है वैसे वैसे उसका बौद्धिक विकास भी होता रहता है। अर्थात अगर बच्चा बोलना नहीं सीखेगा तो उसका बौद्धिक विकास भी नहीं हो पाएगा, वह भी अवरुद्ध हो जाएगा। घर के वयस्क पेय पदार्थ भाषा को पानी और भोज्य पदार्थ को रोटी कहते हैं। जो वयस्क लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो तरल पदार्थ को, पेय पदार्थ को पानी और भोज्य को रोटी कहते हैं। तो बच्चा भी वैसा ही उच्चारण करता है। यदि वयस्क इन्हें वाटर और चपाती बोलते हैं तो बच्चा भी वैसा ही सीखता है। प्रारंभ में बालक द्वारा किया गया अनुकरण अपूर्ण होता है, अर्थात वह अच्छे से अनुकरण नहीं कर पाता। वह या तो तुतलाती हुई जबान से बोलता है या फिर आधा अधूरा अनुकरण करता है। किंतु बालक की क्षमता बढ़ने के साथ साथ अनुकरण में भी पूर्णता आती है। जैसे ही बच्चा 3 या 4 साल का हो जाता है तो वह पूरी तरह से पूरे वाक्यों का अनुकरण करने लग जाता है और वह भाषा सीख जाता है। बड़ा होने पर बालक समाज द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों का अनुकरण करके उसी भाषा को सीख लेता है, यानी कि फिर वह ध्वनियों का अनुकरण करने लग जाता है। पहले वह बड़ों का अनुकरण करता है, जैसा वह बोलते हैं वैसे ही बोलता है। उसको अर्थ की प्राप्ति इतनी नहीं होती है, परंतु धीरे धीरे जैसे वह भाषा को पूरी तरीके से ग्रहण कर लेता है तो वह उनके अर्थों को भी फिर जानने लग जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा का अनुकरण करने वाला बालक चलता है, उच्चारण करता है। अवधी वाला बालक चलित हूँ, यानी कि उसके लिए चलित हूँ शब्द का प्रयोग करेगा। पंजाबी बालक चलदा हूँ और कन्नौजी बालक चलत हूँ, अर्थात बालक विभिन्न क्षेत्रों से होने के कारण वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसी के अनुसार शब्दों को ग्रहण करेगा, भाषा को ग्रहण करेगा। ये सभी उच्चरित रूप माता पिता की बोली के अनुकरण का ही परिणाम है। अर्थात ये जो विभिन्नता हमें देखने को मिलती है
यह उनके माता पिता या समाज द्वारा बोली जाने वाली भाषा की अनेक रूपता या विभिन्नता के कारण ही होता है। आचार्य अरस्तु के मत में कला अनुकरणात्मक है। कला को अनुकरणात्मक माना है अरस्तु ने। और भाषा को बोलना और सीखना भी एक कला है, अर्थात कोई भी कला अगर हमें सीखनी है तो वह हम अनुकरण के द्वारा ही सीख पाते हैं। आधुनिक युग में मानव के रहन सहन, वेशभूषा आदि के ढंग में जो अंतर आया है वह भी पाश्चात्य देशों का अनुकरण करने से ही आया है। कि भले ही हमारी भाषा में, व्यवहार में, हमारे पहनावे में अंतर आया है, वह अंतर भी अनुकरण से ही संभव है, अर्थात अनुकरण से ही यह संभव हो पाया है। भाषा एक सामाजिक वस्तु होती है, अर्थात समाज के बिना इसका अस्तित्व नहीं होता है। भाषा का संबंध समाज विशेष के प्रत्येक व्यक्ति से रहता है। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और समाज से ही उसका विकास होता है, अर्थात भाषा की उत्पत्ति भी समाज में होती है और उसका विकास भी समाज में रहकर ही होता है। कहने को तो हम मातृभाषा शब्दों का अर्थ लगाते हैं माता की भाषा, लेकिन माता भाषा का निर्माण नहीं करती, बल्कि पूर्व पुरुषों से प्राप्त भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाने का कार्य उसी प्रकार करती है जिस प्रकार उसने स्वयं भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था। अर्थात भाषा पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में संचरित होती रहती है। हमारी माता ने भी अपने वयस्कों से, अपने माता पिता से यह भाषा सीखी थी और उसी भाषा को हम भी अपनी माता से सीखते हैं। अर्थात माता भाषा का निर्माण नहीं करती, बल्कि वह तो एक माध्यम का कार्य करती है। अतः उसके प्रति ऋण को स्वीकार करते हुए तथा अपनी कृतज्ञता को स्वीकार करते हुए हम उसके प्रति मातृभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं कि हमने यह भाषा अपनी माता से सीखी है, तो हम उसको मातृभाषा का दर्जा देते हैं। जन्म लेने के बाद शिशु जिस समाज में पालित पोषित होता है उसी समय की भाषा को वह सीखता है। अर्थात जन्म लेने के बाद जहाँ पर भी उस बच्चे का पालन पोषण होगा वहीं की भाषा को वह ग्रहण करेगा। जिस परिवेश में वह रहेगा उसी की शब्दों को सीखेगा, वहीं की भाषिक संरचना को वह सीखेगा। उसी समय की भाषा को वह सीखता है, अपने देश की नहीं। जो भारतीय आज इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा आदि विदेशों में जाकर बस गए हैं, वे वहीं की भाषा सीख करके बोलते हैं, क्योंकि वो उसी परिवेश में रहते हैं। लगभग यही स्थिति बंगाल में रहने वाले महाराष्ट्रियन परिवार के बच्चों की है, अथवा उत्तर प्रदेश में रहने वाले कर्नाटक परिवार के बच्चों की कही जा सकती है। अर्थात जिस परिवेश में हम रहेंगे वहीं की भाषा को सीखेंगे और बोलेंगे। इस प्रकार के बच्चे अपने घर के वातावरण के कारण मातृभाषा भी सीख जाते हैं और जिस परिवेश में वे रहते हैं वहाँ की भाषा भी सीख लेते हैं। कभी तो बच्चा बड़ा होते होते 2-3 भाषाओं का ज्ञाता हो जाता है। उदाहरण के रूप में एक ग्रामीण बच्चा गांव में रहते हुए वहाँ की भाषा को भी सीख जाता है, और यदि वह पब्लिक स्कूल में पढ़ने लग जाए तो वह वहाँ की भाषा को भी सीख लेता है। अर्थात एक भाषा तो वह जो वह जन्म लेने के बाद जिस वातावरण में रहता है उसमें सीख लेता है, दूसरा वह जिस वातावरण में रह करके अपनी पढ़ाई पूरी करता है या फिर दूसरे वातावरण में चला जाता है तो वहाँ की भाषा को भी वह बखूबी बोलना सीख जाता है। इस संदर्भ में हम छायावादी प्रगतिवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उदाहरण दे सकते हैं, जो बांग्ला भाषा पर इसलिए पूर्ण अधिकार रखते थे क्योंकि उनका पालन पोषण बंगाल के महिषादल
नगर में हुआ था। ये हिंदी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हिंदी भाषा में लिखते हैं, परंतु इनको बांग्ला भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, उस पर भी पूर्ण अधिकार इनको प्राप्त था। क्योंकि उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका पालन पोषण बंगाल में हुआ था। तो जहाँ पर भी हम रहेंगे वहाँ की भाषा का प्रभाव हम पर पड़ेगा और हम उस भाषा को सीख जाएंगे। धन्यवाद।